स्थितियां बदली है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हुई है और हालांकि जो सरकार है वो शेख हसीना की धुर विरोधी पार्टी बिल्कुल। की सरकार है। वहाँ पर जो दो राजनीतिक विचारधारा रही है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के निर्माण के बाद से सत्ता में उनकी वापसी होती रही है। एक बार खालिदा जिया बनती थी, एक बार शेख हसीना बनती थी। अब खालिदा जिया के पुत्र हैं। अब देखिए कवायद पूरी क्या है। बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना को जितनी लंबी पारी खेलनी थी, मेरे ख्याल से वो खेल चुकी है। बिल्कुल। उनकी राजनीति का अवसान हो चुका है। और जो जिस घर वापसी की बात वो कर रही हैं, दिसंबर में बांग्लादेश जाती हैं, बांग्लादेश में उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी, क्या होगी इसकी संभावना हम और आप समझ सकते हैं। इनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के साथ बांग्लादेश में क्या न्याय किया था बिल्कुल। वो जग जाहिर है। पता नहीं शेख हसीना यह जानते समझते हुए भी क्यों बांग्लादेश वापस जा रही हैं। ये एक चिंता की बात तो जरूर है। हालांकि देखिए एक राजनीतिक कारण है। जिस तरह से बांग्लादेश की राजनीति में अब खालिदा जिया के पुत्र स्थापित हो चुके हैं, अब इनकी भी तो अगली पीढ़ी को स्थापित करना है। बिल्कुल। इस पूरे कार्यक्रम को शेख हसीना का जो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहे थे? उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे ब्रिटेन में रहने वाले, इंग्लैंड में रहने वाले उनके बेटे सजीव वाजेद। जी। अब सारी कवायद है सजीव को बांग्लादेश की राजनीति में स्थापित करने की एक कवायद है। इसीलिए बांग्लादेश वापस जाने की बात शेख हसीना कर रही हैं। देखना यह होगा कि दिसंबर तक बांग्लादेश की राजनीति क्या क्या मोड़ लेती है। जहां तक रही बात वहां के कानून और व्यवस्था, कानून और प्रशासन की बात, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात, सत्ता में नए प्रधानमंत्री के आने के बाद से चीज़ें थोड़ी तो बेहतर हुई है। लोकतंत्र की वापसी, आज दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मुल्क हो, वहाँ पर लोकतंत्र की वापसी निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। लेकिन बांग्लादेश के मौजूदा निज़ाम में शेख हसीना या उनकी पार्टी के लिए कोई जगह मुझे फिलहाल नहीं दिख रही है। देखिए चुनाव कैसे कराए गए बांग्लादेश में, जब कोई बिल्कुल। अपोजिशन ही नहीं है तब तो एक ही पार्टी जीतेगी ही। इस तरह के चुनाव से चुनी हुई सरकार से बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बांग्लादेश, शेख हसीना और भारत, ये जो त्रिकोण बन रहा है आने वाले समय में, यह कूटनीतिक परीक्षाओं का भी समय होगा। भारत के लिए भी है। भारत की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। बिल्कुल। बांग्लादेश के जो राजनयिक हैं वो ये सवाल उठाए हैं, बांग्लादेश प्रशासन ने ये सवाल उठाया है। लेकिन ये संबंध जो है राजनयिक संबंधों से भी कहीं ऊपर उठ करके है। जिस चीज़ की मांग बांग्लादेश की प्रशासन कर रही है, भारत और बांग्लादेश के बीच कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। तो भारत बाध्य नहीं है बांग्लादेश, तस्लीमा नसरीन या फिर इस तरह के व्यक्ति जो यहाँ पर शरणार्थी हैं उनको किसी को हैंड ओवर करने के लिए भारत बाध्य तो नहीं है। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परीक्षा का भी समय है। बिल्कुल। एक सवाल और उठ रहा है केशव जी, क्या बांग्लादेश में जो वहाँ के लोग हैं, क्या शेख हसीना की अभी लोकप्रियता वैसी उनकी है? अगर वहाँ पर जाती हैं और जनसमर्थन जुटाने की कोशिश करती हैं, क्या उन्हें मिल पाएगा? आपने कहा कि वो अपनी अगली पीढ़ी को स्थापित करना चाहती हैं राजनीति में, खुद ही 78 साल की वो हो गई हैं, तो वैसा जोश और जज़्बा तो उनके अंदर अब है नहीं कि सड़कों पर जाकर संघर्ष करें। और एक बात और उठ रही है कि बांग्लादेश में राजनीतिक प्रतिशोध का पुराना इतिहास रहा है। जब शेख हसीना सत्ता बिल्कुल। में रही हैं, बीएनपी की मुखिया खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाला गया है, या जब खालिदा जिया सत्ता में रही हैं तब कैसे शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को, फिर चाहे हसीना हो या उनकी बहन हो, इनको भी राजनीतिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ा है। ऐसे में क्या हसीना वहां जाएंगी तो वो सुरक्षित रह पाएंगी या नहीं? नहीं, ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमने पहले भी कहा कि शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के निर्माता भी कह सकते हैं, बिल्कुल। अगर शेख मुजीबुर रहमान का वो लंबा संघर्ष नहीं होता तो आज ये पूर्वी पाकिस्तान ही रहता। बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में आवाज उठाई, अलग बांग्लादेश की पूरी लड़ाई लड़ी, मुक्ति वाहिनी का मुक्ति पूरा। वाहिनी का गठन किया जी। और भारत से सहायता मांगी, तब जाकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश ने बाकी शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्या किया वह किसी से छुपी हुई नहीं, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ पर मौत की सजा दी गई और दी गई बाज़ाब्ता। बिल्कुल।
शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा लगी हुई थी बांग्लादेश में, एक शेख मुजीबुर रहमान की मृत्यु के 3 दशक बाद उस प्रतिमा को तोड़कर गिराया गया। तो लोकतंत्र में उन्माद की कोई जगह नहीं होती है, और प्रतिहिंसा जब लोगों के सर पे सवार होती है, प्रतिद्वंदिता अच्छी बात है, लेकिन प्रतिहिंसा जब लोगों के सर पे सवार होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। उस देश में शेख हसीना वापसी करने की सोच रही है। बिल्कुल उनका अपना घर है, और किसी भी व्यक्ति के लिए कहा जाता है निर्वासन सबसे बड़ी पीड़ा होती है। बिल्कुल। महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद की अगर बात करें तो वहां पर पूछते हैं यक्ष की कौन खुश है, युधिष्ठिर से पूछते हैं कि को मोदते। उसके जवाब में कहते हैं कि अपने घर में 5वें या 6ठे पहर में साग ही बनाकर खाता हो, लेकिन किसी का ऋणी यानी कि कर्जदार नहीं हो और प्रवासी नहीं हो, वही सुखी है। तो प्रवास की अपनी पीड़ा है, अपने घर का सुख अपना सुख होता है, उससे अपना लगाव होता है। बांग्लादेश की पूरी राजनीति शेख हसीना के इर्द गिर्द एक समय में घूमती थी। बांग्लादेश के निर्माण में उन्होंने, उनके परिवार ने अपना योगदान दिया है, तो वहाँ जाना जरूर चाहेंगे। किसी के लिए भी ये एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन वहाँ पर जो चिंताएं हैं वो तो बनी रहेंगी, खासकर तब जबकि बांग्लादेश में ऐसे वापसी का स्वागत नहीं हुआ है। शेख मुजीबुर रहमान के साथ बांग्लादेश ने क्या किया यह जग जाहिर है, और फिर भी शेख हसीना इतना बड़ा फैसला कर रही हैं। हो सकता है इतिहास से बांग्लादेश सबक सीखे, और जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ इनके पिता के साथ हुआ वो इनके साथ ना हो। बहुत ज़्यादा समय बीत गया है, नई पीढ़ी सत्ता में आ गई है, लेकिन फिर भी इतना तो तय है कि शेख हसीना की सियासत का ये आखिरी दौर है। और बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि शेख हसीना की सियासत का दौर भी ख़त्म हो चुका है। खालिदा जिया अब इस दुनिया में रही नहीं। शेख हसीना अपने राजनीति के, अपने कैरियर के आखिरी पड़ाव पे हैं। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो सबसे बड़ी जो बात होगी, जो एम्बिशन है, वो है शेख हसीना के बेटे को बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश करना, और इसके लिए शेख हसीना को वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा। बांग्लादेश की अदालत में शेख हसीना के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, जो अंतरिम सरकार ने मामले दर्ज कराए हैं, उन मामलों में क्या सज़ा होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बांग्लादेश की जो उन्मादी भीड़ थी, जिन्होंने इनके घरों में तोड़ फोड़ की, जिसने इनके अंतः वस्त्रों को हवा में लहराया, बिल्कुल। वो इनका किस तरह से स्वागत करेंगे यह समझने वाली बात हो सकती है। केशव जी, एक और सवाल है। बांग्लादेश ये वाला कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, बंटवारा हुआ या कह लें कि आज़ाद हुआ ये मुल्क, अपना एक अलग देश बना बांग्लादेश। उसमें जो सबसे प्रमुख मुद्दे थे वो ये थे कि बांग्लादेशी मुसलमान जो बांग्ला भाषी हैं उनको उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले मुस्लिम उतना ज़्यादा पसंद नहीं आते थे, वो उनको अपना नहीं मानते थे। वो पूरा सबको 71 वाली पूरी कहानी याद है। लेकिन अब हम देख रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान निकट आ गए हैं। फिर चाहे वो बांग्लादेश में कट्टरपंथ का हावी होना हो, वहां पर तमाम ऐसे दल आ रहे हैं जो कट्टरपंथी हैं, और कह सकते हैं कि वो उन जनभावनाओं को भी उकसा रहे हैं। मुस्लिम जो एक अपनी पहचान है उसको लेकर, और वो खुद को पाकिस्तान से ज़्यादा निकट पाते हैं भारत की तुलना में। वो भी अब एक शेख हसीना के सामने चैलेंज है, क्योंकि इनको हमेशा से ही भारत का समर्थक माना जाता रहा है। बिल्कुल। बांग्लादेश की राजनीति का उदारवादी चेहरा रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान, और उनके बाद उनकी लेगेसी को संभाल रही थी शेख हसीना। और जो दूसरी पार्टी है खालिदा जिया के नेतृत्व वाली, उसको आप पाकिस्तान परस्त भी कह सकते हैं। वो इस्लामिक जो रेडिकल इस्लामिक बिलीफ्स हैं उसमें वो ज़्यादा भरोसा रखते हैं। इसलिए आप देखें कि जब जब शेख हसीना की सरकार आई, बांग्लादेश की जो विदेश नीति है वो भारत के ज़्यादा करीब आई, और जब जब खालिदा जिया की सरकार आई तो बांग्लादेश की विदेश नीति भारत के विपरीत दिशा में चलती है। बिल्कुल। पिछले 2 सालों से अगर बात करें तो शेख हसीना के निर्वासन के बाद से जब अंतरिम सरकार रही, तब भी बांग्लादेश में चरमपंथियों का बोलबाला रहा है, और ख़ासकर जब तारिक रहमान उसके प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, तब भी जो उनकी पार्टी की विचारधारा है वो पाकिस्तान के ज़्यादा करीब रही है। हालांकि देखिए, पिछले जब से नए प्रधानमंत्री की ताजपोशी हुई है, बांग्लादेश ने
फिलहाल तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे यह साबित हो सके कि तारिक रहमान भी अपनी माँ के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं या पाकिस्तान के ज़्यादा करीब जा रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड वाला एक कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर चिंता रहती है, दुनिया भर की चिंता रहती है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जब बात होने लगेगी, तब आप विकास से कोसों दूर हो जाते हैं, तब आप नैतिकता से भी दूर होते चलते हैं। अब नैतिकता का यह अर्थ नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि इस्लाम में नैतिकता नहीं है। वो इस्लाम एक मजहब के रूप में फॉलो करने के लिए अलग बात है, लेकिन सिर्फ इस्लामिक कॉन्सेप्ट पे आप देश और दुनिया को चलाने की सोच रहे हैं, तब वो एक दूसरा रूप अख्तियार कर लेती है। यही स्थिति है बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ। अब देखिए, बांग्लादेश अगर उदारवादी नहीं होता तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था छोटी है, लेकिन जिस रफ्तार से उसने विकास किया है वह अद्वितीय है। आज बांग्लादेश का रुपया भारत से भी आगे है, बांग्लादेश का टाका जो है भारत से आगे है, लेकिन पाकिस्तान का रुपया देख लीजिए, पाकिस्तानी रुपया भारत से काफ़ी नीचे है। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी पैठ है, लेकिन बांग्लादेश में बने हुए कपड़े आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाते हैं। यहाँ तक कि आपको मैं अगर ओपनली बताऊं तो जो एक समय में भारत वस्त्रों का निर्यातक था, पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश ने उस बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ा ली है। तो जब तक आप उदारवाद की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आप अगर चरमपंथ से ग्रसित रहेंगे, तो फिर ये जो विकासवादी सोच है वो आपसे दूर हो जाती है। बांग्लादेश में शेख हसीना का होना भारत के लिए अच्छा समझा जाता है, लेकिन अगर देखें तो शेख हसीना के लंबे कार्यकाल में भी भारत के साथ कोई ऐसे संबंधों को मजबूत करने के व्यापक प्रयास नहीं हुए हैं। भारत की तरफ से काफ़ी कोशिशें की गई, उस तरह से बांग्लादेश से रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। अब जबकि उस दिन कल की जो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करते हुए जय हिंद कहा, जय हिंद और जय बांग्ला, ये बात उन्होंने कही और कहना भी चाहिए। उन्होंने भारत का आभार भी जताया। हो सकता है अब जब नए सिरे से बांग्लादेश की राजनीति पुनर्परिभाषित की जाएगी, नए नेता तारिकुर रहमान हैं, या फिर अगर सजीब जाते हैं बांग्लादेश, या फिर शेख हसीना ही बांग्लादेश की सियासत में वापसी करती है, तब जब भारत के साथ उनके संबंधों की पटकथा लिखी जाएगी तो उसमें एक नया अध्याय जुड़े। हालांकि इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखती है। सरकारों की अपनी मजबूरी होती है, अगर शेख हसीना की भी सरकार वहाँ रहे, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में चरमपंथ ने सर उठाया है, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि शेख हसीना हो या कोई और प्रधानमंत्री बन जाए बांग्लादेश का, वो ऐसे फैसले ले पाएंगी जो उदारीकरण के ज़्यादा करीब हो। मुझे ऐसा नहीं लगता है फिलहाल। बिल्कुल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.